Gorkhas right, 59 left. Position. Fire. तेरह अप्रैल 1919 को तकरीबन शाम 4:15 पर 15 से 25 हजार के करीब लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। उस दिन बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान की तरह अमृतसर में भी, जलियांवाला बाग में भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज की बात चल रही थी। और वहां पे कुछ ही देर के बाद निचली परवाज पर फौजी जहाज उड़ा और लोगों ने ये जहाज पहली दफा देखा था, जिसके ऊपर बरतानवी झंडा एक तरफ उड़ रहा था और लोग आपस में बातें करने लगे कि ये क्या होने जा रहा है। चंद लम्हात के बाद फौजी बूटों की आवाज आना शुरू हो गई और मजमे में ये खुसर फुसर शुरू हो गई कि आखिर ये लोग क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ से आवाज आई, भागो भागो, ये कुछ बड़ा कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तानी डट चुके थे, वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, आने दो, आज जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सफ़ाक जनरल की हिंदुस्तानियों के साथ नफरत का ये आलम होगा कि वो किसी भी वार्निंग के बगैर इतने बड़े लेवल पर फायरिंग स्टार्ट कर देगा। और उसने आते ही चीख कर हुक्म दिया कि फौजी पोजीशंस लें। वो 50 से जायद फौजियों के साथ जलियांवाला बाग में दाखिल हुआ और अपने साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियां जिनके ऊपर मशीन गन्स नस्ब थीं वो भी लेके आया और जलियांवाला बाग के एग्जिट गेट को बंद कर दिया। वही आर्मर्ड गाड़ी उस गेट के दरमियान में लगा दी ताकि कोई भाग ना सके। उसके हुक्म के ऊपर उसी टाइम गोरखास ने फायरिंग शुरू कर दी। निहत्ते शहरी इन गोलियों का निशाना बनने लगे। हर तरफ चीखो पुकार थी। कोई दीवारें फलांगना चाहता था कि अपनी जान बचाई जाए और कोई जमीन पर लेट गया कि ये गोली मुझे हिट ना करे। लेकिन दरिंदा सेफ्ट जनरल डायर हर किसी को ढूंढ ढूंढ कर गोलियां मार रहा था। जलियांवाला बाग में एक पीपल का दरख्त था जिसके पीछे लोगों ने पनाह लेने की कोशिश की। चंद लोग उसके पीछे छुपे। जनरल डायर ने यह मंजर देखा और दोबारा से हुक्म दिया, रीलोड योर गन्स, हिट द ट्री। और उसके बाद फौजियों ने उस दरख्त को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद लोग जो इस दरख्त के शेल्टर में थे उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला बाग हर तरफ मौत रक्स कर रही थी। निहत्ते लोग गोलियों का निशाना बन रहे थे। उनमें चंद के पास लाठियां थीं, बाकी तमाम के पास कोई हथियार नहीं था। जनरल डायर उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हुए हिट कर रहा था। जान बचाना मुश्किल हो चुकी थी। जाएं तो जाएं कहां। कुछ लोगों ने तो जलियांवाला बाग में कुएं के अंदर छलांग लगाई कि शायद यहीं से बच निकलें। लेकिन 120 अफराद इस कुएं में छलांग लगाने की वजह से हलाक हुए। फायरिंग मुसलसल 10 मिनट तक चलती रही और डायर के फौजियों ने 1650 राउंड फायर किए। इसके नतीजे में किसी की आंखें बाहर आ चुकी थीं तो किसी के पेट की अंतड़ियां। और इसी वाक़े को सबसे बड़ी रीजन डिक्लेयर किया जाता है कि गोरे साम्राज्य का उस दिन 13 अप्रैल को हिंदुस्तान से जाना ठहर चुका था। जनरल डायर शाम 6:30 बजे अपने कैंप में पहुंचा और उसने पूरे शहर की बिजली और पानी काट दिया।
क्रिटिक्स कहते हैं कि डायर शहर में बाउले कुत्ते की तरह घूम रहा था। वो किसी को भी काट सकता था, किसी को भी मार सकता था, और इसी वजह से उसे बुचर ऑफ अमृतसर यानी अमृतसर के कसाई का टाइटल दिया गया। उसकी क्रूएलिटी की ये दास्तान तारीख के स्याह पन्नों पर हमेशा रकम रहेगी। अलमिये और सितम ज़रीफ़ी का सिलसिला थमने वाला नहीं था। लोग अपने प्यारों की लाशें उठाने के लिए जलियांवाला बाग नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्हें घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी। ज़ख्मी वहां पे पूरी रात तड़पते रहे और इस तरह से उन हलाक होने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता रहा। जुल्म, बर्बरियत, सफाकी और दरिंदगी की इस दास्तान की पूरी एक बैकग्राउंड है। पहली जंग अजीम के बाद हिंदुस्तान में इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बगावत से निमटने के लिए एक कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से बनाया। 1915 में ये कानून पास किया गया। यहाँ से काले कवानीन अप्रूव करने का सिलसिला शुरू होता है और हिंदुस्तानियों के लिए ज़िंदगी को तंग करने की दास्तान शुरू होती है। अंदाज़ा तो ये लगाया जा रहा था कि जंग के खात्मे के साथ ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का कानून भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हिंदुस्तानियों को आसानियां मिलेंगी और इस बात को एक्नॉलेज किया जाएगा कि 15 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने इस जंग में हिस्सा लिया, जिनमें से 4 लाख से ज़ायद पंजाबी फ़ौजी थे और 74,000 से ज़ायद हिंदुस्तानियों ने इस जंग में शहादत कबूल की। लेकिन उसका सिला ये दिया गया कि रोलट एक्ट का निफाज कर दिया गया और साम्राज्य हमेशा की तरह धोखेबाज निकला। ये मन मर्जी का काला कानून था, जिसे चाहो उठाओ, मारो, पीटो, सजा सुनाओ और अपील का हक ना दो। रोलेट एक्ट भी बरतानवी साम्राज्य के मकरूज चेहरे के ऊपर स्याह धब्बों में से एक बड़ा धब्बा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कौंसिल की मेंबरशिप से एहतजाजन रिजाइन कर दिया और महात्मा गांधी भी इस बहस में हमेशा शरीक रहते कि किस तरह से रोलेट एक्ट को अनडू किया जाए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदुस्तानी अराकीन की मुखालफत के बावजूद 18 मार्च 1919 को ये काला कानून पास कर लिया और उसके बाद हिंदुस्तानियों में मायूसी छा गई। लेकिन महात्मा गांधी ने उस वक्त हिंदुस्तान भर में स्ट्राइक की कॉल दी कि हड़तालों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए, हर तरफ एहतजाज के लिए निकलो। गांधी की कॉल पर पंजाब भर में हड़ताल शुरू हो गई और उधर दिल्ली में 8 अफराद को हलाक कर दिया गया, जिसके नतीजे में आग और भड़क उठी। लोग मुश्तिल होना शुरू हो गए। उधर अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल की नज़रबंदी के बाद 38,000 से ज़ायद लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस पर पुलिस ने फिर से फायरिंग कर दी और कई लोग हलाक हो गए, जिसके नतीजे में लोग फिर मुश्तिल हुए। ये सिलसिला कई रोज तक अप्रैल के पहले वीक में 1919 में चलना शुरू हो गया और यूं 1919 के 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग तक पहुंच गया। जलियांवाला बाग के हवाले से मल्टीपल कन्फ्यूजन्स हैं और उनमें से एक बड़ी कन्फ्यूजन जनरल ओडायर और जनरल डायर की है। कुछ लोग जनरल ओडायर और डायर को मिक्स कर देते हैं। जनरल डायर वो आदमी था, वो दरिंदा था जिसने जलियांवाला बाग में डायरेक्ट बगैर किसी वार्निंग के शहरियों को निशाना बनाया था और जनरल डायर उस वक्त गवर्नर पंजाब था, जिसने जनरल डायर को तैनात किया कि तुम अमृतसर पर बरतानवी रिट को दोबारा से बहाल करो। बुचर ऑफ अमृतसर
जनरल डायर का इंतकाल 1927 में हुआ और गवर्नर पंजाब माइकल ओडायर को उधम सिंह ने लंदन में 1940 में कत्ल किया और उसने कहा कि आज मैंने जलियांवाला बाग के वाक़े का बदला लिया है। उसने कसम खाई थी कि मैं हिंदुस्तानियों की इस बेरहमाना मौत का बदला लूँगा और ये वादा उसने 1940 में वफा किया। उसके हाथ अमृतसर का कसाब, अमृतसर का कातिल जनरल डायर तो ना लगा, लेकिन उसने ओडायर के अंदर गोलियां पेवस्त कर दी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने जनरल डायर को एक हीरो के तौर पे पेश किया और उस वक्त जनरल डायर के लिए बरतानिया से 26,000 पाउंड के अतियात इकट्ठे किए गए और उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को इसलिए कत्ल किया कि उसका ये ख्याल था कि ये सानहे का जिम्मेदार जनरल माइकल ओडायर है जिसने इस सफाक को अमृतसर में तैनात किया था। बरतानवी साम्राज्य का अपने चेहरे से ये बदनुमा दाग धोना हमेशा के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन उस वक्त अवामी दबाव के पेश नज़र उन्हें हंटर कमेटी बनाना पड़ी ताकि वो इस चीज़ के कुछ फैक्ट्स लोगों के सामने उनके मुतालबे के मुताबिक ला सकें। और हंटर कमेटी के अलावा कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई। हंटर कमेटी जनरल हंटर के नाम से बनाई गई और उसकी फाइंडिंग के मुताबिक इस वाक़े में 379 लोग हलाक हुए, जो कि कांग्रेस कमेटी के अदादो-शुमार के बिल्कुल ऑपोजिट थे। कांग्रेस कमेटी मोतीलाल नेहरू की क़यादत में बनाई गई और उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। कांग्रेस कमेटी के इंकशाफात के मुताबिक 1000 से ज़ायद लोग उस दिन लुकमाए अजल बने थे और 1200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। जलियांवाला मैसेकर को अगर मदर ऑफ ऑल ट्रेजेडीज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कांग्रेस की जांच कमेटी में जब ठेकेदार नाथूलाल को एक आई विटनेस के तौर पे बुलाया गया तो उसने बताया कि जब मैं अपने अजीज़ो अकारब की लाशें ढूंढने 2 रोज़ के बाद जलियांवाला बाग पहुंचा तो मैंने वहां पे चीलों को हमला आवर होते देखा और मुझसे अपनी पगड़ी संभालना मुश्किल हो गई। वो मेरे ऊपर भी हमला कर रही थी, वो खुराक की तलाश में थी। वो तमाम इंसान जो वहां पे मारे गए वो चीलों की खुराक बन रहे थे। इस वाक़े के 3 माह बाद कांग्रेस की कमेटी का वफ्द वहां पे जलियांवाला बाग में पहुंचा और उसने उस वक्त भी लाशों की बदबू को महसूस किया। बरतानवी हुकूमत ने जनरल डायर को रिज़ाइन करने के लिए कहा और हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर डिबेट हुई कि जनरल डायर ने गलत किया है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको उलट कर रख दिया और उन्होंने कहा कि डायर के साथ ज्यादती हुई है। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए महात्मा गांधी ने अपने तमाम एजाज़ात वापस कर दिए और इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वायसराय को ख़त लिखकर नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया और माजरत कर ली कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते और ये एजाज़ात और इम्तियाज़ात अपने पास रखिए और हिंदुस्तान से चले जाइए। वक्त ने साबित किया कि जलियांवाला बाग के 28 साल के बाद साम्राज्य को यहाँ से निकलना पड़ गया और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया।